हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 6 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया भर में ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी को। अब ध्यान रखिएगा साथियों, फ्रांस के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है लुईस ब्रेल। क्या होता है साथियों? लुईस ब्रेल होता है। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों, ये जो लुई ब्रेल थे, इन्हीं के द्वारा आपका ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जाता है। इसीलिए आपका इनके जन्मदिन को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो आपका एक्चुअली में आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका उनके लिए, ताकि वो पढ़ लिख सकें, ताकि वो आगे बढ़ सकें, इसीलिए आपका जो लुईस ब्रेल थे, इनके द्वारा आपका ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब साथियों, इसके पीछे भी एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। होता क्या है, जो लुईस ब्रेल होते हैं, ये आपका साथियों बचपन में ही एक दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों? आंखों की रोशनी खो देते हैं। इनका जो जन्म होता है ये 4 जनवरी 1809 को, कितना साथियों, 1809 में आपका इनका जन्म फ्रांस में होता है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये केवल जब 15 वर्ष की आयु में होते हैं तो ये आपका अपनी रोशनी खो देते हैं आंखों की, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका इनका पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन अब आपका आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे पढ़ेंगे? तो साथियों, जो इनकी आवश्यकता थी वही बाद में इनके लिए आविष्कार की जननी बनी। और नोट कर लीजिएगा, 1824 में इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। किसका साथियों? ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो वर्तमान में जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके अध्ययन में आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी लिपि के माध्यम से आपका दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं वो आपका अध्ययन करते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और वर्तमान में इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। और जबकि वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है साथियों? एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में महासचिव हैं, जो पुर्तगाल से आपका संबंध रखते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी यूएनओ के द्वारा 2018 में, कब साथियों? 2018 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की। और 2019 में आपका पहला विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, जो आपका ब्रेल लिपि के जनक फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित आपका करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1824 में लुईस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में तमिल भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल, तमिल अकेडमी टू बी सेट अप बाय दिल्ली गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो दिल्ली का आपका आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, इसी के द्वारा आपका दिल्ली में तमिल अकेडमी की स्थापना की गई है। और ध्यान रखिएगा, ये जो अकेडमी है ये आपका तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देगा, और साथ में आपका
जो तमिल संस्कृति को बढ़ाने के लिए, तमिल भाषा को आपका बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करेगा, उसे आपका पुरस्कार भी प्रदान करेगा। और साथ में ही तमिल भाषा को सीखने के लिए, किस भाषा को साथियों, तमिल भाषा को सीखने के लिए एक भाषा पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तमिल भाषा की तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान की एक अनुसूची है जिसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल 8 है। इसी शेड्यूल 8 में भारत की राजभाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, टोटल अभी अनुसूची 8 में जो हमारी राजकीय भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषा हैं, वो है आपका 22। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसी 22 में से एक है आपका तमिल भाषा। कौन सी भाषा है साथियों, तमिल भाषा है। और इसी आपका तमिल भाषा के उत्थान के लिए जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा, तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है। क्या है साथियों, शास्त्रीय भाषा है, यानी शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का तमिल भाषा को दर्जा है। अगर बात करें भारत में शास्त्रीय भाषा की, किसकी साथियों, भारत में शास्त्रीय भाषा की अगर बात करें तो भारत में टोटल आपका 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्या है साथियों, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो पहली आपका शास्त्रीय भाषा थी वो आपका साथियों तमिल थी। कौन सी थी साथियों, आपका तमिल थी। ये भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी जिसे 2004 में, कब साथियों, 2004 में शास्त्रीय भाषा का जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका दर्जा दिया गया। और ये भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में यानी अनुसूची 8 में आपका सम्मिलित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरी आपका जो शास्त्रीय भाषा है उसका नाम है साथियों संस्कृत। क्या है साथियों, संस्कृत, जिसे आपका 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तीसरी भाषा थी साथियों तेलुगु। कौन सी थी साथियों, तेलुगु। इसे भी आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया। और 2008 में ही आपका कन्नड़, कौन सी भाषा साथियों, कन्नड़ को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जबकि आपका मलयालम, कौन सी लैंग्वेज साथियों, मलयालम को आपका 2013 में, कब साथियों, 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। और जबकि 2014 में ओडिया भाषा को, जो उड़ीसा में बोली जाती है, ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर से रिवाइज करते हैं, तमिलनाडु को 2014 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013, जबकि ओडिया भाषा को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों, जो तमिल भाषा है ये मुख्यतः तमिलनाडु में बोली जाती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें दिल्ली की तो ध्यान रखिएगा साथियों, दिल्ली वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है साथियों, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। और जबकि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन साथियों, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका लोकसभा की कितनी सीटें हैं साथियों, 7 सीटें हैं। जबकि आपका 3 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। और ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश भारत में टोटल 8 हैं, लेकिन उनमें से 2 में ही आपका विधानसभा है, लेजिस्लेटिव है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक तो है साथियों दिल्ली, यहाँ पर आपका लेजिस्लेटिव है। और जबकि आपका दूसरा है पुडुचेरी। इन दोनों में ही आपका विधानसभा है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। एक संविधान संशोधन किया जाता है भारत के संविधान में, जिसके तहत यहाँ पर आपका विधानसभा की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा साथियों, 69वां संविधान संशोधन यानी 69वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, ये किया जाता है 1991। कब किया जाता है साथियों? 1991 में किया जाता है। इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा का गठन किया जाता है। कितने सदस्यीय? 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया जाता है दिल्ली में। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दिल्ली की तो ध्यान रखिएगा साथियों, दिल्ली को कभी महाभारत के काल में, किस काल में साथियों? महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से साथियों? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो दिल्ली आपका भारत की राजधानी बनी यानी आपका कैपिटल बनी, ये साथियों आपका 1912 में बनी। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय होते हैं। कौन होते हैं साथियों? लॉर्ड हार्डिंग आपका उस समय भारत के वायसराय होते हैं ब्रिटिश काल में। ये 1911 में, कब साथियों? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। और उसी समय आपका इंग्लैंड के जो राजा होते हैं, प्रिंस होते हैं, जिनका नाम होता है जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज 5, ठीक है। कौन होते हैं? जॉर्ज पंचम होते हैं। इनके स्वागत के लिए आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और ध्यान रखिए, इसी दिल्ली दरबार में 1911 में आपका जो जॉर्ज पंचम आपका होते हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि अब भारत की राजधानी क्या होगी? आपका दिल्ली होगी। इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा साथियों। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो साथियों घोषणा, ठीक है ना, जो दिल्ली राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई वो तो हुई 1911 में, लेकिन साथियों जो राजधानी बनी वो बनी आपका 1912 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और आज का जो हमें न्यू दिल्ली दिखता है साथियों, इसके जो आर्किटेक्चर थे, इसके जो डिजाइन करता थे, 2 व्यक्ति थे। एक का नाम है एडविन लुटियंस। क्या नाम है साथियों? एडविन लुटियंस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। कौन थे? हर्बर्ट बेकर। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका ये बनाया जाता है। और 69वें संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली को आपका 70 सदस्यीय विधानसभा का यहाँ पर गठन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा साथियों, 1 फरवरी 1992 को, कब साथियों? 1 फरवरी 1992 को आपका इसे नया नाम दिया जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन, NCR। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में PM मोदी ने 5 जनवरी 2021 को किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन। ये है द हिंदू का आर्टिकल, मोदी टू डेडिकेट कोच्चि मंगलुरु LNG पाइपलाइन टू द नेशन ऑन ट्यूसडे। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आपका इस परियोजना को देश को समर्पित किया है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, वर्तमान में जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हमारे देश के, वो हैं आपका धर्मेंद्र प्रधान। कौन है साथियों? आपका धर्मेंद्र प्रधान है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब ये जो हमारी कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन है, ये कोच्चि केरल से लेकर आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो मंगलुरु स्थान है, यहाँ तक आपका जो है ये फैली हुई है। इसका विस्तार है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी जो लंबाई है वो है आपका 450 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 450 किलोमीटर है। 2009 में इस योजना को शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था, और अभी आपका ये 2021 में कंप्लीट हुई है। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो निर्माण कर रखा है वो कर रखा है गेल ने, या
यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, किसने किया है साथियों? गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इसमें जो टोटल लागत आई, यानी कहने का मतलब साथियों जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 5,750 करोड़ रुपए। कितने साथियों? 5,750 करोड़ रुपए इसमें आपका टोटल खर्च हुआ। और इसके तहत साथियों आपका जो LNG है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? लिक्विड नेचुरल गैस, ये आपका सप्लाई की जाएगी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये अभी हाल ही में 5 जनवरी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा कोच्चि यानी केरल से आपका जो मंगलुरु आपका पाइपलाइन है, LNG पाइपलाइन है, इसे देश को आपका समर्पित किया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा यानी आपका रिप्रेजेंटेटिव हाउस का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैन्सी पेलोसी। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। नैन्सी पेलोसी री इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका पुनः क्या की गई है? निर्वाचित की गई हैं। जो वहाँ के आपका लोअर हाउस है, निम्न सदन है, जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी आपका स्पीकर पुनः नियुक्त की गई हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका नैन्सी पेलोसी की तस्वीर। अब साथियों यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है और आपका उसकी क्या भूमिका होती है, ये आपका हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे अपने इंडिया में आपका लोकसभा है, क्या है साथियों? आपका लोकसभा है, वैसे ही आपका भारत में राज्यसभा भी है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हमारी जो संसद है, संसद के आपका 2 सदन है। कौन कौन से? एक तो है आपका साथियों लोकसभा और दूसरी है आपका राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम आपका 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? आपका 545 है। कितने हैं साथियों? आपका 545 है। वैसे ही आपका राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं साथियों? 245 है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे देश में आपका साथियों लोकसभा होती है, क्या साथियों? आपका लोकसभा होती है, उसी तरीके से आपका US में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है साथियों? प्रतिनिधि सभा होती है। यानी हमारे देश की जो लोकसभा है उसी तरीके से आपका वहां पर प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और जिस तरीके से हमारे देश में आपका राज्यसभा है, उसी तरीके से वहाँ पर क्या है साथियों? सीनेट है। क्या है साथियों? सीनेट है। और वहाँ की जो संसद है यानी USA की जो संसद है उसका नाम है साथियों कांग्रेस। क्या नाम है साथियों? कांग्रेस। और कांग्रेस के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और आपका सीनेट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो प्रतिनिधि सभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसे आपका निम्न सदन यानी लोअर सदन कहा जाता है। और इसमें आपका टोटल सदस्यों की संख्या है 438। कितना है साथियों? आपका 438 सदस्यों की संख्या है। और जबकि आपका जो सीनेट है, सीनेट आपका यहाँ का उच्च सदन है, जिस तरीके से हमारे वहाँ राज्यसभा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर टोटल आपका 100 मेंबर है। कितने हैं साथियों? 100 मेंबर हैं। और यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि यहाँ आपका US में जिस तरीके से हमारे वहाँ 28 राज्य हैं। कितने हैं साथियों? हमारे वहाँ 28 राज्य हैं। उसी तरीके से USA में आपका राज्यों की संख्या कितनी है? 50 है। और प्रत्येक आपका राज्य से 2 प्रतिनिधि आपका कहाँ चुने जाते हैं? सीनेट में चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो वहाँ की आपका प्रतिनिधि सभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसका आपका स्पीकर चुनी गई है नैन्सी पेलोसी। दोबारा आप
आपका जो है ये जो है रीइलेक्ट हुई हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी जिस तरीके से हमारे देश में आपका लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, कौन है आपका ओम बिरला, उसी तरीके से आपका नैन्सी पेलोसी भी वहाँ के आपका प्रतिनिधि सभा की क्या है आपका अब स्पीकर चुन ली गई हैं, निर्वाचित हो गई हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, यूएस कांग्रेस पासेस मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तान वीमेन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, पाकिस्तान वीमेंस के वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ही आपका मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम यानी स्कॉलरशिप एक्ट अभी हाल ही में आपका किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएसए के द्वारा इस एक्ट को बनाया गया है, जिसके तहत आपका जो पाकिस्तानी वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, उनके शिक्षा में बेहतर कार्य किया जाएगा यूएसए के द्वारा। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखें। अब जानते हैं कौन है आपका मलाला यूसुफजई। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये है आपका मलाला यूसुफजई। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, 2014 में, कब साथियों आपका 2014 में इन्हें आपका शांति का नोबेल मिल चुका है। किसका साथियों? शांति का नोबेल मिल चुका है 2014 में। और ध्यान रखिएगा ये आपका पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और ध्यान रखिएगा इन्हें केवल आपका 17 ईयर्स में नोबेल प्राइज मिला था। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये सबसे कम उम्र में यानी आपका केवल 17 साल में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली नोबेल विजेता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। क्या है साथियों? केवल 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली नोबेल विजेता है, सबसे कम आयु की यंगेस्ट हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 2014 में आपको ध्यान होगा साथियों, 2014 में दो लोगों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल मिला था। एक तो थे आपका कौन? कैलाश सत्यार्थी। ये साथियों भारत से ही संबंधित हैं और कैलाश सत्यार्थी जी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंध रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई को 2014 का संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका ऐसा काम क्यों किया है यूएसए ने, इसको भी समझते हैं। और क्या है आपका मलाला यूसुफजई की कहानी, इसको भी हम समझते हैं। होता क्या है साथियों, वर्ष 2012 में आपका जो है तालिबानियों ने पाकिस्तान में आपका पढ़ने से रोकने के लिए, ये जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है मलाला यूसुफजई की, इन्हें आपको गोली मार दी थी। सर पे आपका इनकी गोली लगती है, लेकिन आपका ये गॉड गिफ्टली क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। अब ध्यान रखना साथियों, ये पढ़ाई के प्रति बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अवेयर थी। लेकिन यहाँ पर जो तालिबानी आपका जो है लोग थे, यानी पाकिस्तान में जो तालिबानी लोग थे, जो कुल मिला के वहाँ पर महिलाओं के पढ़ने पर आपका पाबंद लगा रहे थे, या लंबे समय से उनका एक आपका जो है एजेंडा था, तो उसको आपका रोकने के लिए ये लगातार स्कूल जाया करते थी। तो ऐसे में सिचुएशन क्या हुआ कि इनको आपका गोली मार दी गई, लेकिन ये बच गई। और साथियों उसके बाद भी, यानी गोली नहीं लगने के बाद भी, यानी गोली लगने के बाद भी इन्होंने आपका अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। और खुद की पढ़ाई तो नहीं रोकी, बल्कि आपका औरों को भी पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। क्या किया साथियों? औरों को भी आपका पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। और बाद में साथियों ये फिर आपका ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई आपका प्रेजेंट टाइम पर आपका पूरी कर रही हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, इनका जो जन्म होता है वो आपका 12 जुलाई 1997 में होता है। कब होता है साथियों? 12 जुलाई 1997 में होता है। और यूएन के द्वारा 12 जुलाई को, कब साथियों? 12 जुलाई को आपका
आपका मलाला दिवस के रूप में, महिला सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए मलाला दिवस के रूप में मनाए जाने की आपका घोषणा कर रखी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका ध्यान रखिएगा साथियों फिर इन्हीं आपका कार्यों के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था जब आपका पाकिस्तान में ये घटना हुई थी उसके बाद भी इन्होंने स्कूल जाना नहीं रोका, तो यूएन ने आपका ये कहा था कि महिलाओं की जो शिक्षा प्रतीक है वो इन द फ्यूचर में कौन बनेंगी, मलाला यूसुफजई बनेंगी। और ये यूएन की जो भविष्यवाणी थी वो सच में आपका साबित हुई। अभी भी आपका मलाला जो यूसुफजई हैं वो आपका संघर्ष कर रही हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए और आवाज़ उठा रही हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इनके आपका पुस्तक है आई एम मलाला। क्या साथियों, आई एम मलाला। ये एक्चुअली में इन्होंने जो क्रिस्टीना लैम्ब है उनके साथ मिलकर लिखा है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंकज मित्तल। ये है आपका ग्रेट कश्मीर का आर्टिकल। जस्टिस पंकज मित्तल टेक्स ऑथ एज चीफ जस्टिस ऑफ जे&के लद्दाख हाई कोर्ट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो पंकज मित्तल है इन्होंने आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका शपथ ली है और इन्हें शपथ दिलाई वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। किसने साथियों? आपका मनोज सिन्हा ने आपका इनको शपथ दिलाई। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो मनोज सिन्हा है ये आपका जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जबकि लद्दाख के, किसके साथियों? लद्दाख के आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है आर के माथुर। क्या नाम है साथियों? आर के माथुर इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये आपका यूनियन टेरिटरी बनते हैं 31 अक्टूबर। कब साथियों? 31 अक्टूबर आपका 2019 को ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित होते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेशल स्टेटस था वो आपका भारत सरकार के द्वारा कब समाप्त किया जाता है? 5 अगस्त। कब साथियों? 5 अगस्त आपका 2019 को इसका स्पेशल स्टेटस आपका समाप्त कर दिया जाता है। और आपका साथियों इन दोनों को आपका यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। किसके? आपका जन्मदिन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, क्योंकि उन्हीं को आपका भारतीय एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो पंकज मित्तल है ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में किस राज्य की महिलाओं ने सर्वाधिक शिकायत दर्ज की है, यानी घरेलू हिंसा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ये है आपका द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। NCW यानी नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन रिसीव्ड 23,722 complaints in 2020, highest in 6 years. यूपी रस्ट परफॉर्मर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, 6 साल में, यानी कहने का मतलब 2014 से 2020 के बीच में सबसे ज़्यादा आपका जो केस घरेलू हिंसा के दर्ज किए गए हैं ये किए गए हैं आपका 2020 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और टोटल केस आए हैं 23,722। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और आपका जो पहला स्थान रहा है वो रहा है आपका यूपी का। और ध्यान रखिएगा यूपी में पूरे भारत के आपका 50% केस दर्ज किए गए हैं। कितने आपका साथियों? 50% केस दर्ज किए गए हैं। अगर बात करें आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की, किसकी साथियों? राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1992 में। कब होती है साथियों? 1992 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है साथियों? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो
पहली आपका अध्यक्ष होती है, कौन साथियों, आपका पहली अध्यक्ष होती हैं उनका नाम है जयंती पटनायक। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष होती है वो होती हैं जयंती पटनायक, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। किसके साथियों, रेखा शर्मा वर्तमान में आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक घरेलू हिंसा में जो वृद्धि हुई है वो आपका कहाँ दर्ज किया गया है, यूपी में, और दूसरा स्थान है आपका दिल्ली में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो किताब है वो एक्चुअली में आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज के प्रति आपका उतने संवेदनशील नहीं है। ये आपको सामने बुक दिख सकती है और ये है आपका बिल गेट्स। इन्हीं के द्वारा ये हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर आपका किताब लिखी गई है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, आपका संस्थापक है, मालिक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में टेम्पोन कर खबरों में था। कौन सा साथियों, टेम्पोन कर खबरों में था। यह किस देश से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ये है आपका द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, यूके एलिमिनेट्स टैक्स ऑन टेम्पोन्स एंड अदर सैनिटरी प्रोडक्ट्स। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से साथियों, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, इसने आपका अपने देश में टेम्पोन टैक्स को, किसको साथियों, टेम्पोन टैक्स को आपका क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। कहने का मतलब साथियों, जितने भी आपका सैनिटरी नैपकिन होते हैं, क्या साथियों, सैनिटरी नैपकिन होते हैं, ये जो सैनिटरी नैपकिन के उत्पाद हैं इस पर आपका क्या लगता है, टेम्पोन कर लगता है। जैसे साथियों बहुत बार आपका जो आर्मी से जुड़े लोग होते हैं, डिफेंस से जुड़े लोग होते हैं, ये अगर आपका आर्मी कैंटीन में जाते हैं तो उनको साथियों वहाँ पर आपका कम दाम में क्या मिलता है, यानी सामान मिलता है। तो वो सामान क्यों मिलता है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स नहीं वसूलती है। तो आपका इसी तरीके से आपका जो सामान है, ऐसा नहीं कि आपका जो सैनिटरी नैपकिन है वो अब फ्री मिलेगा, लेकिन साथियों उस पर जो टैक्स वसूला जाता था जिससे आपका सैनिटरी नैपकिन की कीमत क्या हो जाती थी, ज़्यादा हो जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो ब्रिटेन सरकार है, जो सैनिटरी नैपकिन पर टेम्पोन कर लगता था उसको आपका समाप्त कर दिया है, यानी आपका सैनिटरी नैपकिन को टैक्स फ्री कर दिया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों ये आपका टेम्पोन कर को हटाने वाला चौथा देश बन चुका है। कौन सा देश साथियों, चौथा देश बन चुका है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका साथियों जो 3 अन्य देश हैं, एक खुशी की बात है कि इसमें अपना इंडिया भी शामिल है। कौन सा साथियों, इंडिया शामिल है, दूसरा कनाडा है और तीसरा आपका साथियों ऑस्ट्रेलिया, और चौथा कौन बन चुका है, यूके, जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि साथियों यूनाइटेड किंगडम में आपका लंबे समय से इस पर आंदोलन चल रहा था, और जब यहाँ पर चुनाव थे तो पार्टियों ने आपका क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि जब हम सरकार में आएंगे या आपका ब्रेक्जिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आपका इस टैक्स को हटा देंगे। तो अभी आपका जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके द्वारा आपका जो टेम्पोन कर लिया जाता था सैनिटरी नैपकिन पर, उसको आपका टैक्स फ्री कर दिया है। अब बात करते हैं आपका यूके की। अब ध्यान रखिएगा साथियों, यूके यानी आपका यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है इसको। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो यूके है ये देशों का एक संगठन है। यूके कोई देश नहीं है बल्कि देशों का संगठन है, ठीक है ना। इसमें आपका साथियों 4 देश आते हैं। कौन से, आपका 4 देश आते हैं। एक तो आता है साथियों इंग्लैंड। कौन आता है साथियों, इंग्लैंड आता है। दूसरा कौन आता है, स्कॉटलैंड। कौन आता है साथियों,
साथियों स्कॉटलैंड, याद कर लीजिएगा। तीसरा है आपका उत्तरी आयरलैंड, कौन आता है साथियों, उत्तरी आयरलैंड। और आपका साथियों चौथा है वेल्स, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स के समूह को ही यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 25 करोड़ यानी 250 मिलियन फॉलोअर पाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बने हैं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपका साथियों पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर 250 मिलियन यानी आपका 25 करोड़ फॉलोअर पूरे किए हैं और ये आपका दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ये है आपका इनसाइड स्पोर्ट्स का आर्टिकल। रोनाल्डो रीच 200 मिलियंस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम पर, सॉरी माफ करेगा, इंस्टाग्राम पर इनके आपका साथियों कितने फॉलोअर हो चुके हैं, 200 आपका मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तस्वीर आपका रोनाल्डो की है जो पुर्तगाल के, कहाँ के साथियों, पुर्तगाल के आपका क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।